So we were discussing मॉसबॉर स्पेक्ट्रोस्कोपी और लास्ट टर्न पे हमने डिस्कस किया कि कैसे हाउ द शेप ऑफ द कर्व एंड हाउ द पीक इंटेंसिटी ऑफ द कर्व इज कंट्रोल्ड बाय वेरियस फैक्टर्स, है ना, कि कैसे कोलॉइडल ब्रॉडनिंग हो जाती है, हेजनबर्ग प्रिंसिपल ऑपरेट करता है, और जो है हाउ कैन वी कैलकुलेट द लाइन विड्थ, कैसे लाइन विड्थ जो है इफेक्ट करती है हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपी को. दीज ऑल वी वर डिस्कसिंग. थोड़ा सा पीछे जाएं, देन एट दैट टाइम आई टोल्ड यू दैट दिस स्पेक्ट्रोस्कोपी इज बीइंग यूज्ड टू आइडेंटिफाई द मटीरियल भी आइडेंटिफाई हम कर रहे थे. जैसे कि आपको याद होगा व्हेन आई वाज डिस्कसिंग अबाउट स्टेनलेस स्टील, कि आयरन चाहे किसी भी हम मटेरियल को ले लें, उसमें आयरन 2% आयरन 57 होता है, ठीक है, और 98% जो है हमारा आयरन 56 होता है. एंड देयर इफ यू रिमेंबर आई वाज टेलिंग यू कि आइसोलेटेड 57 आयरन के अगर एनर्जी लेवल्स ये थे तो स्टेनलेस के लिटिल बिट शिफ्टेड थे, बट वी वर गेटिंग नो स्प्लिटिंग, कोई स्प्लिटिंग नहीं थी, है ना. और वहीं अगर हम FiSiO4 पायरोक्सिन टाइप के ओर्स ले रहे थे तो ग्राउंड स्टेट वॉज नॉट स्प्लिटेड, ग्राउंड स्टेट थोड़ा सा अपवर्ड शिफ्टेड थी, लेकिन एक्साइटेड स्टेट जो है वो स्प्लिटेड थी, ठीक है. एंड आई टोल्ड यू कि अगर दो है तो ऑप्शन 2 हो जाएंगे नीचे से ऊपर एक्साइट करने के लिए, तो यानी कि हमको यहाँ पे कितने सिग्नल मिल सकते हैं, 2. लेकिन इस केस में जहां पे सिर्फ ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट के लेवल्स की शिफ्टिंग है टू द हायर लेवल, हमको सिग्नल एक ही मिलेगा. बस क्या होगा, एब्जॉर्प्शन की जो फ्रीक्वेंसी है वो स्लाइटली शिफ्टेड हो. नाउ दैट शिफ्टिंग वी हैव टू डिस्कस दैट, कि इस शिफ्टिंग में अगर आप देखिए, मैंने आपको बताया था कि अगर ये 0 पे आनी चाहिए पीक, 0 वॉज द आइडियल फॉर द आइसोलेटेड एटम, तो ये 0 से लेकर के 1 2 3 के इधर को शिफ्ट हो चुकी है, ठीक है. अब लेकिन अगर आइसोमर शिफ्ट है तो आइसोमर शिफ्ट का मतलब क्या होता है, जो ओपन आइसोलेटेड आयरन 57 के न्यूक्लियर लेवल्स का जब ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा हो फ्रॉम 3/2 टू 1/2 लेवल, एट दैट टाइम हाउ मच एनर्जी इट इज एब्जॉर्बिंग, उस एनर्जी को हम कैसे स्टडी करते हैं, इन टर्म्स ऑफ द मूवमेंट और द वेलोसिटी ऑफ द सोर्स या ऑब्जर्वर की वेलोसिटी के टर्म में हम इसको ऑब्जर्व करते हैं. मैंने आपको बताया था कि जब तक एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो हमें हाई गामा काउंट्स मिलते रहेंगे, जैसे जैसे एब्जॉर्प्शन होने लगेगा तो नंबर ऑफ गामा काउंट्स कम होने लगेंगे और हमको कुछ इस तरीके का बेल शेप कर्व मिलता है. Okay, now moving further ahead, at that time I told you कि ये जो सिंगल हमको पीक मिल रही है just by the shifting of the frequency और the energy, ये ज्यादातर किस में मिलती है, जब कंपाउंड नॉन फेरोमैग्नेटिक हो और क्यूबिक हो, when the compound is cubic. ओके, अब आप याद करिए, मैंने फिर साथ साथ में आपको बताया था कि ऐसा वाला when there is a एक से ज्यादा पीक्स मिल रही थी तो हमने क्या कहा था, क्वाड्रुपोल, और जब उससे भी ज्यादा मिल रही थी तब हमने क्या कहा था, कंपाउंड कैसा था. तब वहां पे आपको बताया था कि मैग्नेटिक स्प्लिटिंग होती है तो कंपाउंड के अंदर जो डोमेन्स बन जाती हैं मैग्नेटिक, तो यू कैन हैव अ फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक टाइप कंपाउंड्स. So now today we will discuss about this shift only. इसके बाद नेक्स्ट टर्न पे हम जाएंगे क्वाड्रुपोल, उसके अगले टर्न पे हम जाएंगे मैग्नेटिक शिफ्ट. ओके, नाउ लेट अस मूव फर्दर अहेड. अब अगर इसको लेट मी मेक इट एज अ, ओके, अब आप याद करिए कि जब आप IR जो है IR और जो है माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते थे तो वहां पे भी आप कैलकुलेट करते थे ना कि कितनी फ्रीक्वेंसी पे एब्जॉर्प्शन होगा. तो आप कैलकुलेशंस कैसे करेंगे, जिन फैक्टर्स के ऊपर उस फ्रीक्वेंसी का एब्जॉर्प्शन डिपेंड करता है. ओके, नाउ यू रिमेंबर IR में आप क्या कहते हैं, V इक्वल्स टू 1/2 H ओमेगा, यही होता है
वाइब्रेशनल पहला लेवल अगर करना है तो v एक्चुअली आप कहते हैं v प्लस 1/2 h ओमेगा, पहला लेवल अगर 0 हो गया तो v जीरो एनर्जी कितनी हो जाती है, हाफ h ओमेगा. नाउ व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा क्या होता है, जो आपने क्लासिकल थ्योरी में पढ़ा था, ओमेगा वॉज ऑलवेज इक्वल टू 1/2 पाई c, 1/2 पाई c एंड अंडर रूट k अपॉन म्यू. यानी कि वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी किस किस पे डिपेंडेंट थी, k के ऊपर डिपेंडेंट थी. और म्यू क्या था, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2. ऑल दीज थिंग्स जो थी, इनका रेशियो जो होता है इसके ऊपर डिपेंडेंट था हमारा म्यू. एंड देन 1/2 पाई, अगर वेव नंबर के फॉर्म में निकालना है तो 1/2 पाई c कर देते हैं. ठीक है, व्हाट आई मीन टू से दैट कि वहां पे आप कंसर्न रहते हैं कि उसका m1 m2 कितना है. ठीक है, अब ये जो मॉसबार्ग स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ये इसमें किसका ट्रांजिशन हो रहा है, न्यूक्लियर लेवल्स का ट्रांजिशन हो रहा है. तो हम किस पे कंसर्न करेंगे, न्यूक्लियस के ऊपर. ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर कि यहाँ पे आइसोमर शिफ्ट यानी कि शिफ्ट फ्रॉम दी आइसोलेटेड आयरन 57 या कोई भी टिन स्टडी कर रहे हैं तो टिन का 119 लाइक दैट. सो वट एवर एटम वी आर स्टडिंग, उसके आइसोलेटेड में जो एनर्जी ई गामा रिलीज होती है और इट एब्जॉर्ब्स टू गेट एक्साइटेड टू द हायर लेवल, दैट इज जीरो. एंड वी सी दैट कि वहां से कितना जो है वो शिफ्टिंग हो रही है. ये किस पे डिपेंडेंट होती है, यहाँ पे ये डिपेंड करती है दो फैक्टर्स पे. एक तो न्यूक्लियस का साइज. जब आप ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में गए हैं तो एक्साइटेड स्टेट में न्यूक्लियस का साइज बढ़ा है कि घटा है. ओके, सो व्हाइल इन द एज कंपेयर टू द ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट में न्यूक्लियस का साइज बड़ा है कि घटा है. दिस इज वन ऑफ द फैक्टर. सेकेंडली, दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट द न्यूक्लियस. और आपको पता है न्यूक्लियस पे सबसे ज्यादा कौन से इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, एस इलेक्ट्रॉन्स. ओके, सो एस इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी न्यूक्लियस पे बढ़ रही है कि घट रही है. ये दो फैक्टर्स डिसाइड करते हैं कि मॉसबार्ग स्पेक्ट्रा में शिफ्टिंग किस तरफ को होगी. ओके, नाउ कीप रिमेंबर साइज ऑफ द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट द न्यूक्लियस, नेचुरली एस इलेक्ट्रॉन्स. Okay, wait. Where is that? Okay, I have unlocked the meeting. Okay. Now coming back to this, अब सोचिए, अब ये हम इन्हीं सी बात को हम एक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे. एस इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम में सिग्निफिकेंट प्रोबेबिलिटी होती है न्यूक्लियस पे उनको पाए जाने की. नाउ और कौन चीजें एस इलेक्ट्रॉन को इफेक्ट कर सकती हैं, पी और डी इलेक्ट्रॉन. अब आप याद करिए, ऑलवेज यू स्टडी द स्क्रीनिंग इफेक्ट. स्क्रीनिंग इफेक्ट पढ़ते हैं ना कि 3d ऑर्बिटल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 4s इलेक्ट्रॉन्स को जो है न्यूक्लियस की ओर की तरफ से स्क्रीन आउट करते हैं, स्क्रीन करते हैं. स्क्रीनिंग इफेक्ट, इफ यू रिमेंबर, इट मीन्स ऑल दोज p and d इलेक्ट्रॉन्स, they can also affect the density of s electron at the nucleus. Thirdly, s इलेक्ट्रॉन का एनवायरमेंट सोर्स और एब्जॉर्बर में अलग हो सकता है. अब जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है तो इट मे डिफर. इसकी वजह से क्या होगा, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ टू लेवल्स, ग्राउंड स्टेट एंड द एक्साइटेड स्टेट. बट द अमाउंट ऑफ एनर्जी गेटिंग एब्जॉर्ब्ड, ये डिपेंड किस पे करेगी, एस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे. ओके, नाउ
दैट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, एज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है कि घट रही है. ओके, दिस इज व्हाट आई वाज टेलिंग यू. सिमिलरली न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट में ग्राउंड स्टेट से बड़ा है. अगर बड़ा होगा तो क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट पे ज्यादा बड़ा ओवरलैप होगा एस इलेक्ट्रॉन का. क्लियर, साइज बड़ा हो गया तो एस इलेक्ट्रॉन का ओवरलैप भी ज्यादा बड़ा हो गया एज कंपेयर टू ग्राउंड स्टेट. इससे क्या होगा कि अगर एस इलेक्ट्रॉन का ज्यादा होगा तो एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी कम हो जाएगी एज कंपेयर टू द ग्राउंड स्टेट. क्लियर, ज्यादा अच्छा ओवरलैप होगा अगर एस इलेक्ट्रॉन का, तो दैट एनर्जी विल बी डिक्रीज्ड. क्लियर इन योर माइंड, एस इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा पाने की संभावना है. पी और डी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इफेक्ट कर सकते हैं एस इलेक्ट्रॉन को. इट मींस इनडायरेक्टली न्यूक्लियस के कितना नजदीक रहेंगे इसको पी और डी इलेक्ट्रॉन्स भी इफेक्ट करेंगे. एस इलेक्ट्रॉन का एनवायरमेंट कब कब डिफर करेगा, ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में. दैट कैन बी पॉजिटिव, दैट कैन बी नेगेटिव. आप देखते जाएंगे आगे अभी हम कैसे कह रहे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव. एंड द न्यूक्लियस जो एक्साइटेड स्टेट में अगर उसका साइज बड़ा हो जाता है तो ज्यादा जो है एक्साइटेड स्टेट में ओवरलैप एस इलेक्ट्रॉन्स का होगा एंड दिस विल डिक्रीज द एनर्जी ऑफ द एक्साइटेड स्टेट. नाउ इन दोनों चीजों की वजह से वॉट एवर चेंज इज कमिंग दैट वी स्टडी इन द टर्म ऑफ डेल्टा नोन एज द चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी और डीके. आप देखिए, अगर सोर्स का साइज ये है और एब्जॉर्बर का साइज ये है, यानी कि न्यूक्लियर रेडियस जो है ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट पे सेम नहीं होगा. ओके, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट पे सेम नहीं होगी विद रिस्पेक्ट टू द न्यूक्लियस. ये जो दो फैक्टर्स हैं, नाउ हाउ दे आर गेटिंग स्टडीड, देखिए दिस इज द जनरल फॉर्मूला टू कैलकुलेट द शिफ्ट, एब्जॉर्बर माइनस सोर्स. Now this is all constant, 2 pi 3 ZE square आप देख सकते हैं कि ये constant है. Now रो A माइनस रो S बताता है कि एब्जॉर्बिंग पे कितनी एस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और सोर्स पे कितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है. ठीक है, और ये क्या बताता है, ये मीन स्क्वायर रेडियाई ऑफ द एक्साइटेड स्टेट एंड मीन स्क्वायर रेडियाई ऑफ द ग्राउंड स्टेट. ओके, नाउ दिस कैन ऑल्सो बी स्टडीड. एक तो ये इक्वेशन है ना, अगर हम उसको डिफरेंस के तौर पे देखें तो आप देखिए दिस साइज से आप निकाल सकते हैं ना, श्रोडिंगर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आप कैलकुलेट करते हैं ना इसमें श्रोडिंगर वेव में. सो नाउ इट हैज कम इन टर्म्स ऑफ श्रोडिंगर एंड दिस आर स्क्वायर माइनस ग्राउंड एक्साइटेड माइनस ग्राउंड स्टेट, इसको हम स्टडी करते हैं डेल्टा आर अपॉन आर. ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा ये जो डेल्टा आर है ये एक्साइटेड माइनस ग्राउंड स्टेट है, यानी कि अगर एक्साइटेड में बड़ा साइज है तो डेल्टा आर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव. क्लियर, ये ES माइनस GS है. अगर एक्साइटेड में साइज बड़ा है तो डेल्टा आर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव. और अगर एक्साइटेड में साइज छोटा हो गया है देन डेल्टा आर विल बी नेगेटिव. ओके, सो टू फैक्टर्स आर इफेक्टिंग, size of the nucleus at the excited and ground state and the electron density at the nucleus in the ground state and in the excited state. Okay, now you see अगर सोर्स और एब्जॉर्बर का रेडियाई अलग अलग हो गया, यानी कि इलेक्ट्रॉन पाने की जो प्रोबेबिलिटी है उनकी रिस्पेक्टिव न्यूक्लियाई में वो चेंज हो जाएगी. नाउ दिस विल गिव अ शिफ्ट इन द रेजोनेंस एनर्जी ऑफ सोर्स और एब्जॉर्बर इन रिलेशन टू ईच अदर. ठीक है, नाउ दिस इज द रीजन व्हाई आई वाज टेलिंग यू कि थोड़ा सा सोर्स जो है या एंड एब्जॉर्बर हमारे न्यूक्लियाई का एनवायरनमेंट बदल गया. पहले ओपन था, अब आप क्या करते हो, उसको रोडियम और कोबाल्ट को रोडियम के न्यूक्लियाई के अंदर रख दे रहे, लैटिस के अंदर रख दे रहे हो तो न्यूक्लियाई बदल गया. आपने स्टील ले लिया, एनवायरनमेंट बदल गया. आपने नेल ले ली, एनवायरनमेंट बदल गया. आपने ओर ले लिया तो एनवायरनमेंट बदल गया. ओके, सो जस्ट बिकॉज देयर इज अ चेंज इन एनवायरनमेंट तो इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एट द न्यूक्लियाई में, नाउ दिस विल शिफ्ट द रेजोनेंस एनर्जी ऑफ सोर्स एंड द एब्जॉर्बर. Now I told you delta R upon R can be positive और negative. अगर excited state में साइज बड़ा है तो ये क्या होगा, पॉजिटिव. अगर एक्साइटेड स्टेट में साइज छोटा है तो क्या होगा, नेगेटिव. ओके, ये जो वेरी करता है साइज, ये कितना है, 0 से 10 to the power -7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. याद आ रहा है, दो लेवल्स में
when they were getting splitted, ground state and excited state were getting splitted, I was telling you कि 10 to the power minus 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक का ही एनर्जी में डिफरेंस आता है, जबकि अगर एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में आए 3/2 to 1/2 न्यूक्लियर लेवल्स पे इफ इट इज गेटिंग शिफ्टेड, तब 14.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी निकल रही थी. ओके, एंड एज कंपेयर टू दैट स्मॉल लेवल्स में कितना है, 10 to the power -7 और -8. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कि अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस में बढ़ रही है, दोनों चीज याद रखिए, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस में बढ़ती है और डेल्टा R अपॉन R पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव आइसोमर शिफ्ट की ओर ले जाएगा. ओके, और अगर डेल्टा R अपॉन R नेगेटिव होगा और अगर वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इट शुड बी पॉजिटिव, इट हैज टू बी करेक्टेड. ध्यान दीजिए, अगर डेल्टा R अपॉन R पॉजिटिव है और S इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है तो आइसोमर शिफ्ट पॉजिटिव होगी. अगर डेल्टा R अपॉन R पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट रही है, देन इट विल बी अ नेगेटिव शिफ्ट. सो मेक आई हैव टू गेट इट पॉजिटिव. अभी करेक्शन नहीं हो पाएगा, बट यू रिमेंबर. ओके, आइसोमर शिफ्ट किस काम में आता है? आइसोमर शिफ्ट हम यूज करते हैं वैलेंसी स्टेट्स, लिगेंड बॉन्डिंग स्टेट्स, इलेक्ट्रॉन शील्डिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप्स. अब आप सोच रहे होंगे, देखिए कितना वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, इन सब बातों का हमें पता लग जाएगा मॉसबॉर स्पेक्ट्रोस्कोपी से. अब आप सोचिए इसको हम कहाँ यूज करेंगे? आयरन के बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस आप याद करिए, K3 FeCN6, K4 FeCN6, FeSO4 7H2O, FeH2O होल 6, बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस पढ़ते हैं ना, तो डिफरेंट टाइप्स के लिगेंड्स हैं. और अगर आप नॉर्मल कंपाउंड्स कहें, आयरन का क्लोराइड, आयरन का ब्रोमाइड, आयरन का आयोडाइड, आयरन का फ्लोराइड, लाइक दीज कंपाउंड्स, राइट नाउ आई एम सेइंग ओनली अबाउट आयरन. ऐसे ही टिन के कंपाउंड्स भी होंगे, तो उनके पास कैसी बॉन्डिंग है, वो लिगेंड्स के, अगर लिगेंड जुड़े के तौर पे जुड़ा था, हाउ द टाइप ऑफ लिगेंड्स आर गेटिंग जॉइंड, दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग कि उनकी विड्रॉइंग पावर, ड्रॉइंग पावर्स कैसी हैं, एंड द इलेक्ट्रॉन शील्डिंग कितनी है. शील्डिंग कैसी होगी? आपको पता है कि भाई आयरन है तो +2 स्टेट में है, +3 में है, +4 में है, +6 में है. इट इज इन विच स्टेट? हर स्टेट में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग अलग हो जाएगी कि आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन में S लेवल है कि D लेवल है, विच व्हाट आर प्रेजेंट ओवर देयर. और D क्या है? D 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है. ऑल दैट इज गोइंग टू इफेक्ट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट द nucleus. Okay, so now let us start with the case of tin. अगर हम tin के केस से शुरू कर रहे हैं तो tin का क्या होता है, 5s2 and 5p2, that is the valence shell electron configuration. अब ये ध्यान रखिए कि इसका डेल्टा R अपॉन R इज पॉजिटिव. ओके, नाउ दिस इज अ जनरल डायग्राम. जैसे अभी हम इसको यहाँ पे और डिटेल में डिस्कस, इस डायग्राम को नहीं करेंगे, दिस चेंज ऑफ एनर्जी, दिस वी हैव डिस्कस इन डिटेल फॉर आयरन. आयरन के केस में आई हैव डिस्कस इन डिटेल. ओके, कि 14.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, देन इतने 99 नैनो सेकेंड्स के लिए एक्साइटेड स्टेट में रहता है, एंड देन कम बैक, ऑल दैट वी हैव डिस्कस. बट सेम हैज बीन स्टडीड फॉर टिन. दिस आई एम टेलिंग यू कि ये एक नैनो स्केल जर्नल से मैंने लिया है डायग्राम. यू सी दिस इज हाउ दे हैव स्टडीड कि 10 देख रहे हैं, टिन अगर SN4+ है, देन व्हाट टाइप ऑफ स्पेक्ट्रा दे आर गेटिंग. देखिए शिफ्ट इन टर्म्स में आप देखिए ये यहाँ पे स्टैंड कर रहा है. एंड फॉर SN0 यानी कि मेटल टिन जब है, कोई ऑक्सीडाइज आयरन टिन नहीं है, देन इट इज एट सम अदर प्लेस. ओके, यू सी ज्यादा शिफ्टिंग है ना मेटल में as compared to the oxidized one. This is the graph they have shown. Okay, now we will discuss it in further. Now this is the experiment being done and direct graph of that Mossberg spectra. Now you see isomer shift हमने आपको बताया, वैलेंसी स्टेट्स, लिगेंड बॉन्डिंग, इलेक्ट्रॉन शील्डिंग, इलेक्ट्रॉन ड्रॉइंग पावर्स को डराइव करती है. जैसे कि ये देखा गया है कि टिन कैसे कैसे बॉन्ड कर सकता है. आप देखिए, टिन 2+ फॉर्म में हो सकता है, टिन 4+ फॉर्म में हो सकता है, या फिर टिन कोवलेंट बॉन्डिंग कर दे, शेयरिंग कर दे, इलेक्ट्रॉन देना लेना ना करे. समझ रहे हैं ना? ठीक है, आयनिक बॉन्डिंग भी हो सकती है, कोवलेंट बॉन्डिंग भी हो सकती है.
नाउ ये इफ इट इज इन द फॉर्म ऑफ 2+, अब आप सोचिए, आई वाज टेलिंग यू कि हम ये पता लगा सकते हैं कि बॉन्डिंग कैसी है, आयनिक है कि, और कितने परसेंट आयनिसिटी है, अगर आयनिक भी है तो कितना आयनिसिटी है। ओके, यू सी दैट अगर 2+ के करीब 10 होता है तो 2.1 से ज्यादा की हमको शिफ्ट मिलती है, मोर पॉजिटिव शिफ्ट। अब डेल्टा R अपॉन R इज पॉजिटिव। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 5s2 इलेक्ट्रॉन्स है अभी और 5p0 हो चुका है। ओरिजिनल में कितना है, 5s2 5p2। तो जैसे ही Sn2+ होगा तो क्या होगा, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे तो s इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। ओके, अब क्योंकि p इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहते हैं तो कोई स्क्रीनिंग नहीं होती है इनकी। इसका मतलब क्या है, आपको न्यूक्लियस पे s इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा रहेगी। ठीक, तो हमको शिफ्ट कैसी मिल रही है, पॉजिटिव। दिस इज व्हाट आई वाज टेलिंग यू कि अगर डेल्टा R अपॉन R पॉजिटिव है, जो 10 के लिए पॉजिटिव होता है, और अगर s इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है तो हमको शिफ्ट कैसी मिलेगी, पॉजिटिव। नाउ यू सी इट इज ग्रेटर देन 2.1, मूविंग टुवर्ड्स दैट। ओके, नाउ इफ इट इज Sn4+, जब ये Sn4+ होगा तो क्या होगा, s भी 0 हो जाएगा, यानी कि p इलेक्ट्रॉन्स तो इसमें भी नहीं थे तो स्क्रीनिंग नहीं कर रहे थे। अब यहाँ पे अगर s इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं है तो s इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो गई, 2,5s इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट, तो s कंपेयर टू Sn2+, 2+ के मुकाबले में 4+ की शिफ्ट जो है वो कैसी है, 2.1 से कम है। ओके, तो अब आप सोचिए, अगर आपको शिफ्ट मिल रही है तो हम पता लगा सकते हैं कि ये 10 कंपाउंड 2+ के फॉर्म में होगा या 4+ के फॉर्म में होगा। अगला पॉइंट क्या कहता है कि अगर ये कोवलेंटली बॉन्डेड है तो ये हमें वेरिएबल टाइप की चीजें स्टडी करनी पड़ती हैं। ठीक है, नाउ बहुत किस किस बात को ध्यान देना पड़ता है कि लिगेंड्स कौन सा प्रेजेंट है, कैसा प्रेजेंट है, और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। ठीक है, नाउ यू सी सम एग्जांपल। जब टिन के संग पीएच का मतलब है फिनाइल रिंग। ठीक है, जब एरोमेटिक रिंग जुड़ी हुई है, ठीक है, तो इसने 1.56 मिलीमीटर पर सेकेंड का रेजोनेंस किया, एब्जॉर्प्शन किया इस वेलोसिटी पे। तो ये देखिए, ये 2.1 से कम हो गया, तो इन्होंने, तो व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग दैट इट शुड बी लाइक Sn4+। ओके, यानी कि ये 4+ स्टेज पे होगा। ऑल्दो बॉन्डिंग कैसी है, कोवलेंट, बट इट कैन बी ऑफ दी, यानी कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वहां पे दैट इज एज पर द Sn4+। ओके, नाउ इन द केस ऑफ, अगर टिन, इसको कैसे ऐसे कंपेयर किया गया कि ये इस तरफ होगा करके 1.56 है तो 4+ स्टेज में होगा, क्योंकि जब टिन के साथ 4 ग्रुप जुड़ गए इट वॉज 1.22 मिलीमीटर पर सेकेंड। देखिए यहाँ पे 2 जुड़े हैं, देख रहे हैं 2 है लेकिन n है, यानी क्या होगा, बहुत लंबा चेन होगी ना। ठीक है, तो बहुत लंबी चेन में भी टिन किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, 4+, बिकॉज जब टिन के संग में 4, देर वॉज नो long chain, only tin was attached with the 4 aromatic rings, then we obtained 1.22 millimeters per second. So this is how this inference out that in the compound covalently bonded one, tin is in the form of 4+ or 2+. ऐसे ही now when tin was getting attached with the C5H5, जब C5H5 ग्रुप इस पे लगाया और इसका मोनोमेरिक डेरिवेटिव यानी कि बस 2 लगे थे, इट वॉज Sn2+ टाइप। Sn2+ टाइप था, ऊपर देखिए क्या हो गया था, N, यहाँ पे क्या है, मोनोमेरिक। क्यों, हमें कितनी मिली आइसोमेरिक शिफ्ट, 3.74, ग्रेटर देन 2.1, इट मीन्स इट इज टुवर्ड्स द Sn2। ओके, नाउ अब देखिए C5H5 की जगह उन्होंने क्या, व्हाट दे टुक, CH SiMe3। अब इस ग्रुप को जोड़ा, इट वॉज नॉट C5H5, 10 के साथ में CH एंड SiMe3 ट्वाइस, और इसके भी कितना, 2। अब जब ये मोनोमेरिक फॉर्म, मोनोमेरिक समझ रहे, देखिए यहाँ पे अगर इसके बाहर 2 के बजाय N लग जाए यानी कि बहुत सारे लंबी चेन हो सकती है। गैस फेज में ये मोनोमेरिक था, हमें कैसे पता लगा ये मोनोमेरिक था, क्योंकि कार्बन Sn और ये जो एंगल्स थे इसके, इन्होंने Sn2 का कैरेक्टर शो किया, बट
क्रिस्टल, जब इसको क्रिस्टलाइज किया गया तो ये डाइमरिक हो गया। ओके, जब तक ये गैस फेज में था इट वाज मोनोमरिक, व्हेन इट केम इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल इट बिकेम डाइमरिक। तो हमको लगा इफ इट इज डाइमरिक देन इसको टिन सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन की तरह होना चाहिए कि टिन के पास में जो है एल्कीन्स जुड़ गए हैं। सोचिए एल्कीन्स जुड़ गए तो डबल बॉन्ड सेटिस्फाई हो जाएगा। बट व्हाट हैपेंड कि यहाँ पे ज्योमेट्री इतनी पिक्यूलियर थी कि टिन के जो दो आपस में जुड़े हुए थे डाइमरिक में वो कोप्लेनर नहीं थे, एक प्लेन पे नहीं थे। ओके, पहली बात तो ये थी। और यहाँ पे डिस्टेंस जो था वो 2.76 हो गया। हम तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये डबल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है, बट ये कैसा था, सिंगल बॉन्ड। और जो शिफ्ट थी वो 2.16। अब ये कहाँ पे आ गए आप, 2 और 4 के बॉर्डर लाइन पे, ना तो 2.1 और 2.1 से थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए, 2.16 ये बॉर्डर पे थी। ओके, सो दे सेड दैट कि इट इज इन दैट SN2+। सो टिन के जो आप देखिए, एक तो सिंपल कंपाउंड्स होते हैं, आगे जाके हम और देखेंगे। जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं वहां पर भी ये पता लगाना कि ये 4+ फॉर्म पे है या 2+ फॉर्म पे है। ये जो है दिस वी कैन स्टडी विद द हेल्प ऑफ मॉसबॉर स्पेक्ट्रोस्कोपी को देख के हम बता सकते हैं। इसी तरीके से कोई कंपाउंड अगर मोनोमरिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, डाइमरिक में भी एग्जिस्ट करता है, पॉलीमरिक में भी एग्जिस्ट करता है अगर, तो हर डिफरेंट टाइप में हाउ इज इट बिहेविंग, हाउ इज इट it is in which oxygen state, that we can determine by studying the Mossbauer spectroscopy. Now once again, आगे फिर से मैंने आपको याद दिलाने के लिए यहाँ पे अगेन आई हैव रिटन दैट डेल्टा R अपॉन R इज पॉजिटिव एंड टिन का जो है अगर नॉर्मल, इफ इट इज नॉट मेटल देन इट इज 5s2 5p2। 2+ है तो p इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, 4+ है तो s इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे। ओके, नाउ अब देखिए, अब टिन में देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप देख रहे हैं। अब शिफ्ट आप देखिए, पॉइंट बढ़ती चली जा रही है, देख रहे हैं ना, 0.85, 1.15, 1.55, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती चली जा रही है, यानी एस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो ज्यादा टिन के पास रह रही होगी वैलेंस शेल की, तो ये पॉजिटिव आइसोमर शिफ्ट दे रहा है। यहां पर एक कैच है SnF4 जो कि -0.47 पे मिलीमीटर पर सेकेंड की आइसोमर शिफ्ट देता है। ये आपको अक्सर SASIR में और गेट में 2 बार ये पूछा जा चुका है। नाउ इनका जो स्ट्रक्चर है, अभी मैंने आपको बताया ना कि कंपाउंड क्यूबिक है कि नॉन क्यूबिक है, ये सारी कैसा है, इन सारी बातों पे भी बहुत सारी शिफ्ट डिपेंड करती है। नाउ SnCl4, Br4 और इनका स्ट्रक्चर कैसा है, टेट्राहीड्रल। ओके, एंड दे ऑल शो आइसोमर शिफ्ट। लेकिन SnF4 क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग भी दिखाता है। क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग से मैं क्या कहना चाहती हूँ, यानी कि ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट ना सिर्फ हायर लेवल की ओर शिफ्ट होती है बल्कि ये स्प्लिट भी हो जाती है, इट ऑल्सो गेट्स स्प्लिटेड। ओके, नाउ द रीजन इज दैट SnF4 has got the body central tetragonal structure। ये कैसा हो जाता है, एसिमेट्रिक। अब मैंने आपको क्या बताया, स्ट्रक्चर जब सिमेट्रिक होगा तब आपको सिंगल लाइन मिलेगी। ओके, बट SnF4 के बारे में कहा जाता है कि ये एसिमेट्रिक है। इसका स्ट्रक्चर देखिए कुछ इस तरीके से, देख रहे हैं 4 जो हैं, देखिए दीज 4, 1 2 3 4, इट इज ज्वाइंट बाय लाइक दिस। ये देखिए, इसके अलावा ये 2 और ये दूसरे किसी टिन के साथ में जुड़े हुए होंगे। ओके, सो इट हैज गॉट अ बॉडी सेंट्रल टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। तो ये एसिमेट्रिक स्ट्रक्चर हो जाता है, इट इज नॉट अ सिमेट्रिक वन। दैट इज व्हाई SnF4 गिव्स अ क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग। अदरवाइज यू सी क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड these are all giving you, जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है वैसे वैसे आइसोमर शिफ्ट नेगेटिव हो रही है, क्योंकि डेल्टा R अपॉन R इज पॉजिटिव। अब देखिए, नाउ लेट अस डिस्कस जो है अबाउट अदर कंपाउंड्स। अब जो d इलेक्ट्रॉन्स हैं, आप देखिए वो d ऑर्बिटल से को दिए भी जा सकते हैं, d ऑर्बिटल से लिए भी जा सकते हैं। ठीक है,
यानी कि s इलेक्ट्रॉन पे डेंसिटी डायरेक्टली इफेक्टेड हो सकती है. ओके, नाउ दिस टिन के केस में क्या था, 5s2 एंड p2, 5s2 5p2, देयर वाज s एंड p. आयरन के केस में क्या होता है, 3d. अब देखिए यहां पे हम क्या कहना चाह रहे हैं, आयरन के केस में ऐसा हो सकता है कि हम स्टडी कर रहे हैं s इलेक्ट्रॉन्स, बट they are affected by the d electrons by the process of screening. So that is also a effect on the electron density at the nucleus. Okay, now spin state. अच्छा, अब जो हम कह रहे हैं आपसे कि d ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स, d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स किस पे डिपेंडेंट है, ऑक्सीडेशन स्टेट पे. और कौन सा लिगेंड अटैच्ड है, आपको पता है ना, कुछ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन कम डोनेटिंग होते हैं. आई मीन देयर टेंडेंसी और देयर पावर टू डोनेट इलेक्ट्रॉन. आपने इलेक्ट्रोकेमिकल पूरी सीरीज पढ़ी है, कौन, जिसकी वजह से आपको क्या मिलते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस. So ultimately that electron donating capacity of the ligand is going to affect the s electron density at the nucleus. Secondly, spin state. Spin state का मतलब क्या है कि अगर d5 है तो पांचों इलेक्ट्रॉन पे है, वो पांचों d ऑर्बिटल पे है एक एक इलेक्ट्रॉन, या फिर दो इलेक्ट्रॉन पे, दो ऑर्बिटल्स में दो इलेक्ट्रॉन और एक में एक. अब क्या होगा, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाएगा. अगर हाई स्पिन होगा तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे. तो आपको पता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या बनाते हैं कंपाउंड को, पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक, उसके कैरेक्टर को डिटरमाइन करते हैं. ओके, सो दैट इज व्हाई आई हैव रिटन दैट कि ऑक्सीजन स्टेट, लिगेंड्स अटैच्ड एंड द स्पिन स्टेट्स, ये सभी इफेक्ट करेंगे आइसोमर शिफ्ट को. ओके, हमारा जो सोर्स है यहाँ पर, दैट इज माउंटेड ऑन द कोबाल्ट रोडियम. सो CO57 जो है रोडियम पे माउंटेड रहता है. एंड एब्जॉर्बर एंड द जो हमारा सोर्स है, इन सबको हम किस पे रखते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन या फिर लिक्विड हीलियम में, ताकि टेम्परेचर कम रहे. टू अवॉइड द इफेक्ट ड्यू टू टेम्परेचर वी कीप इट इन अ लिक्विड नाइट्रोजन और लिक्विड हीलियम इन अ क्रायोस्टैट. ठीक है, क्रायोस्टैट जहां के हम टेम्परेचर को मेंटेन कर सके. अब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स दिए भी जा सकते हैं, लिए भी जा सकते हैं पाई ऑर्बिटल्स ऑफ लिगेंड से. नाउ हियर कम्स द नेक्स्ट चेंज. टिन में क्या था, डेल्टा R अपॉन R वॉज पॉजिटिव. यहां पे डेल्टा R अपॉन R इज नेगेटिव. ओके, नाउ यू सी, अगर डेल्टा R अपॉन R इज नेगेटिव, आप देखिए यहां पे देखिए Fe प्लस है, देन Fe 2 प्लस देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस. अब आप देखिए यहां पे +2 थी, धीरे धीरे ये कहां को जा रही है, -0.6, 0.2, 0.1. यानी कि जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती चली जा रही है, इट मीन्स d इलेक्ट्रॉन्स घटते चले जा रहे हैं, वैसे वैसे आइसोमर शिफ्ट भी कम होती चली जा रही है. d इलेक्ट्रॉन्स घट रहे, वहां पे क्या हो रहा था, p इलेक्ट्रॉन्स हटे तो आइसोमर शिफ्ट पॉजिटिव हो गई. याद आया, 5p2 हटा तो आइसोमर शिफ्ट वाज पॉजिटिव. और आयरन के केस में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन स्टेट बढ़ रही है तो आइसोमर शिफ्ट जो है वो कम होती चली जा रही है. इट इज गेटिंग, बिकॉज डेल्टा R अपॉन R इज नेगेटिव. ओके, वहां पे क्या रीजन था, वहां पे ये रीजन था कि s इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर बढ़ेगी, वो किस में ज्यादा थी, 2 प्लस में. 4 प्लस में क्या प्रॉब्लम थी, s इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई थी, डेल्टा R अपॉन R वॉज पॉजिटिव, सो वी वर गेटिंग लेस पॉजिटिव शिफ्ट. और यहाँ पे क्या है कि डेल्टा R अपॉन R इज नेगेटिव, यानी कि अगर डेल्टा R अपॉन R इज नेगेटिव, s इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाओगे तो शिफ्ट नेगेटिव हो जाएगी. s इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटनी चाहिए ताकि आपको पॉजिटिव आइसोमर शिफ्ट मिले. ये जो आप अगर एक बार ध्यान से इसमें देख लीजिए कि Fe प्लस 2 प्लस में देखिए, 2 प्लस की 3 स्टेजेस मैंने लिखी हैं.
आप समझ रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है तो S2 भी हो सकता है, S1 भी हो सकता है, S0 भी हो सकता है ना। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इस पे डिपेंड करेगा, कितनी बार पेयरिंग हुई है। ओके, Tg6 हो गया है या Tg5 और Eg1 हो गया है या Tg4 एंड Eg2 हो गया है। व्हाट टाइप? S2, S1 एंड S0। अगर D में 5 इलेक्ट्रॉन है तो इज इट 5/2 या एक पेयर अप हो गया है तो 3/2? कौन सी स्टेज हो रही है? ओके, सिमिलरली सॉरी 2 पेयर अप हो गए। अगर 3D4 है तो S2 है या S1 है। सो दीज आर दी स्पिन दैट इट कैन हैव। ये किस पे डिपेंड करेगी? इसकी ऑक्सीजन स्टेट और दूसरा कौन सा लिगेंड अटैच्ड है, वो सबको कैसा है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनाता है कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनाता है। ठीक है, इस पे डिपेंड करेगा हमारा स्पिन। एंड यू सी दैट मैंने एक ऑक्सीजन स्टेट को एक कलर से किया है एंड यू कैन सी दैट हाउ द शिफ्ट इज गेटिंग चेंज्ड। ओके, नाउ यू विल गेट दिस आल्सो स्लाइड, बट व्हाट इसका जिस्ट क्या है कि ऑक्सीजन स्टेट बढ़ेगी तो आइसोमर शिफ्ट डिक्रीज करेगी। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू बहुत सारी बातों पे डिपेंडेंट है। ए डेल्टा आर अपॉन आर नेगेटिव है तो हायर द ऑक्सीजन स्टेट लोअर द आइसोमर शिफ्ट। क्योंकि डेल्टा आर अपॉन आर नेगेटिव होने का मतलब क्या है, अगर आप डी इलेक्ट्रॉन्स हटाते चले जाएंगे तो एस इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि वो वहां पे स्क्रीनिंग ही नहीं करेगा एस इलेक्ट्रॉन्स को, डी इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सेकेंडली नाउ द एस इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है, नंबर एंड द डेंसिटी, ये किसका कंट्रीब्यूशन करता है? 1s, 2s और 3s कंट्रीब्यूटर होते हैं। इसमें से 3s सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर होता है और 3s को कौन स्क्रीन करता है? डी इलेक्ट्रॉन। तो अगर आप डी इलेक्ट्रॉन हटा देंगे तो क्या होगा? एस इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी। एस इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी, डेल्टा आर अपॉन आर नेगेटिव है, सो इट इज गोइंग टू गिव यू नेगेटिव शिफ्ट। ओके, सो दिस इज व्हाट आई वाज, जो हमने आपको वहां पे टेबल पे दिखाया है उसी के इन्फ्रेंस यहाँ पे दोबारा से रिवाइज कर रहे हैं कि ऑक्सीजन स्टेट बढ़ती है तो नेगेटिव आइसोमर शिफ्ट मिलती है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज रेडियस जो है वो नेगेटिव है। ओके, नाउ दिस इज द एग्जाम्पल कि 2+ था तो 1.5 है, 3+ है तो 0.7 है। क्योंकि 3D6 और 3D5 हो गया है, डी इलेक्ट्रॉन कम हो गए, यानी कि स्क्रीनिंग कम हो गई है। स्क्रीनिंग कम हो गई है यानी कि एस इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई है। वो जो हमने आपको वहां टेबुलर फॉर्म में दिखाया था, यहाँ पे देखिए, इसको ग्राफिकली शो किया है, आप देख सकते हैं Fe1 एंड Fe6। दिस इज द 0, राइट इज द पॉजिटिव, लेफ्ट इज द नेगेटिव, यू कैन सी। फिर भी आपको कई जगह वेरिएशन है, आपको कई जगह आपको दिख रहा है कि ओवरलैपिंग है। मैंने आपको बताया कि न सिर्फ एस इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यानी कि ऑक्सीजन स्टेट, ये भी देखना पड़ेगा कि जो ग्रुप अटैच है वो ऑलरेडी जो इलेक्ट्रॉन्स है डी के, उनको सबको पेयर अप कर देता है या उनको अलग अलग इंडिविजुअल अनपेयर्ड रहने देता है, यानी कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनाता है कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनाता है। ओके, सो सबसे ज्यादा पॉजिटिव शिफ्ट किसके संग आ रही है? जबकि आयरन 1 है और S उसका 3/2 है। दिस इज द मोस्ट पॉजिटिव शिफ्ट। ओके, क्योंकि यहाँ पे 6d इलेक्ट्रॉन्स जो है वो S इलेक्ट्रॉन को शील्ड कर रहे हैं, तो यानी कि न्यूक्लियस पे कम इफेक्ट है। अब देखिए ये अलग, आपको फिर से ये याद आ गई ना इक्वेशन। सो R अपॉन R, यानी कि ये तो नेगेटिव है, अगर ये नेगेटिव है तो सोचिए पूरा नेगेटिव हो जाएगा ना। ये पॉजिटिव कब होगा? जबकि ये कम हो जाए। ओके, सो नाउ हेयर व्हाट आई एम टेलिंग यू कि एस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा और आपको नेगेटिव आइसोमर शिफ्ट मिली बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज डेल्टा आर अपॉन आर इज नेगेटिव। ओके, नाउ दिस इज हेयर आई हैव रिटन द डी इलेक्ट्रॉन का जो एक कन्फिगरेशन है, आप देख सकते हैं मोस्ट पॉजिटिव इज Fe1 विद S इक्वल्स टू 3/2। नाउ सेम थिंग, अब सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नेगेटिव वैल्यू किसकी है? आयरन 6 की। आयरन 6 में क्या है? S का कितना है जब S 1 है? द रीजन क्या है? सिर्फ 2 डी इलेक्ट्रॉन्स रह गए हैं,
अब इनकी शील्डिंग s इलेक्ट्रॉन की बहुत ही वीक हो गई है, यानी कि s इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा बढ़ गई है, तो रो a माइनस रो s क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और बड़ा जितना बड़ा होता चला जाएगा रो a माइनस रो s, उतना ही डेल्टा जो है वो नेगेटिव होता चला जाएगा, क्योंकि सब मल्टीप्लिकेशन टर्म्स में है एंड दिस टर्म इज नेगेटिव। जब ये नेगेटिव होगा तभी ये पूरा टर्म पॉजिटिव होगा। ओके, टिन के केस में ऑपोजिट था, डेल्टा आर, दिस वाज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव था तो एस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते चले जाओ, पॉजिटिव शिफ्ट लेते जाओ। ये नेगेटिव है तो एस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगी, तब जाके पॉजिटिव शिफ्ट मिलेगी। ओके, ना एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल जो देखा गया आयरन में, दैट वाज आयरन का कॉम्प्लेक्स है टेट्राफिनाइल पोरफायराइनेट कॉम्प्लेक्स बनाता है, इसका रिडक्शन किया गया, यहाँ पे Fe2+ था, इसको रिडक्शन किया गया। ओके, रिडक्शन किया तो देखा कि ओके THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन की में इसका एनारोबिक कंडीशंस में रिडक्शन किया। रिडक्शन से ये देखा कि मैग्नेटिक मोमेंट जो था वो Fe1 के करीब आ गया। आपको पता है ना, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उससे आप मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कर लेंगे। अब जो आयरन और ये Na का डिस्टेंस था ये भी काफी बड़ा हो गया, डिस्टेंस बड़ा हो गया, यानी कि क्या हो गया, रिलैक्स रिडक्शन हो गया, बॉन्ड लेंथ बढ़ गई, यानी कि स्टेट 2+ से 1+ में आ गई है। ओके, नाउ यू सी दैट जब ये 1 पे है तो हमको क्या मिल रही है, शिफ्ट 0.65। ओके, जब ये 2 पे है तो हमें कितनी मिल रही है, टेट्राफिनाइल पोरफायराइट 0.52 मिलीमीटर पर सेकेंड। जब ये थर्ड ऑक्सीडाइज अगर कर दे रहे हैं तो 0.45। ओके, सो यू कैन से कि एस इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग घटती चली जा रही है तो पॉजिटिव शिफ्ट कम होती चली जा रही है। ठीक, अब उन्होंने क्या किया, नाउ इसका मतलब आप यहाँ पे क्या कह सकते हैं, एक बीच में आयरन है और उसके बाहर पोरफायरिन रिंग है। जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है टेट्राफिनाइल पोरफायरानेट में, वो किसके पास गया है, आयरन के पास गया है, रिंग के पास नहीं गया है। ओके, रिंग भी तो इलेक्ट्रॉन ले सकता है ना, उसमें भी डबल बॉन्ड्स होंगे, इफ यू रिमेंबर दैट पोरफायरिन रिंग। तो लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये आपको शिफ्ट दिख रही थी जो कि बढ़ती चली गई रिडक्शन के बाद, इट मींस दैट द इलेक्ट्रॉन बीइंग एडेड दैट वाज एडेड टू द आयरन एटम, ना कि पोरफायरिन रिंग को दिया गया। ओके, जब हमने इसका रिडक्शन एक्सेस ऑफ सोडियम नेप्थेलाइड में किया, हियर वी वर डूइंग विद द सोडियम नेप्थेलाइड इन द THF, इसको एक्सेस में ले लिया, तब इसने ये कंपाउंड बनाया 2-, रिडक्शन तो हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर तो मोनो एनायन की तरह बिहेव कर रहा था और ये बॉन्ड लेंथ लंबी भी हो चुकी थी, तो कॉम्प्लेक्स डायमैग्नेटिक हो रहा था, तो ऐसा लगा कि शायद ये Fe0 के फॉर्म में आ गया है, और आइसोमर शिफ्ट जो थी लेकिन वो 0.48, ये Fe2+ की तरह थी। अब रिडक्शन हो गया है अगर, तो ये बढ़ जानी चाहिए थी, बट ये कितनी मिली, 0.48। इसका मतलब यहाँ पे जब हम एक्सेस में जब हम इसका रिडक्शन कर रहे हैं तो जो इलेक्ट्रॉन एड ऑन हुए हैं वो आयरन पे न जाकर के पोरफायरिन रिंग में गए हैं, वहां से ये डाई एनायन बना है। क्लियर, आप देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। जब इसको एनारोबिक कंडीशन में कर रहे थे तो हमको जो इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा था वो कहां पे गया, आयरन के पास। कैसे पता लगा, क्योंकि मॉसबॉर्ड शिफ्ट जो थी वो पॉजिटिव होती चली गई। लेकिन जब हमने इसको एक्सेस में रिड्यूस किया और फिर हमने इसकी आइसोमर शिफ्ट देखी, इट वाज 0.48, जो कि 0.45 से थोड़ी बड़ी है, तो 3 और 2 के बीच में, यानी कि 2+ की तरफ को ये कंपाउंड है जहां ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था ये। इट मींस इलेक्ट्रॉन्स तो ऐड हुए थे, बट इलेक्ट्रॉन जो है वो आयरन को ऐड ना होकर के पोरफायरिन रिंग को ऐड हुए हैं। यानी व्हाट आई मीन टू से दैट सिंगल इलेक्ट्रॉन रिडक्शन मेटल में हो रहा था, ना कि लिगेंड में, और जब व्हेन दे वर एडिंग मोर इलेक्ट्रॉन्स, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ऐड ऑन हो गए, देन इट वाज एडिंग टू द porphyrin ring, not to the iron. Okay, so this is how they study the complex structures. Now this is again I have given this equation, delta R upon R अगर जो है आपका पॉजिटिव है तो ये S बढ़ेगा तो शिफ्ट पॉजिटिव होगी, डेल्टा R अपॉन R नेगेटिव है तो जितना S इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी उतनी ही शिफ्ट नेगेटिव होती चली जाएगी। ओके,
नाउ एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल आप देखिए कि अगर हम आयरन का ये कॉम्प्लेक्स बनाएं FeCN5 एंड X में बहुत सारे N किसी भी वैलेंसी का हो सकता है, ये साइनाइड है कि